सोना हिरनी। लेखिका महादेवी वर्मा जी। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है कि मेरे एक परिचित को जंगल में एक हिरण का बच्चा मिला था। वह चाहते हैं कि मैं उसे पालूं, लेकिन कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। आज फिर पालना पड़ रहा है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपना शैशव अवस्था भी पार न कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुख और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्ण, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गया। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। मैं प्राय सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कैसे कहता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटता क्यों घूमता है, मैं यह समझ ही नहीं पाती हूँ। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजातीय से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत मरुस्थली में मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ सतप्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने ठंडे स्तनों से चिपटे उसके शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी परिवार की सदस्य की गृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। किसी को मेरा स्मरण हो आया और उस अनाथ शावक को मेरे पास ले आए, परंतु उसने बचने की आशा बहुत कम थी। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उसे पीना भी नहीं आता। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देख वह दौड़कर आती और ऐसे ताकती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही मेरे कमरे के पलंग के पास आकर बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों ओर पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास में पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती, कोई बालों में कंघी करता, कोई साड़ी बदलती, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके गीले कपड़े सूखने के लिए फैलाती और कोई पूजा करती। सोना के पहुंच जाने पर सब अपना कार्य छोड़कर उसमें लग जाते। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई उसके गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बतासे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ कर आते और उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते, परंतु उसे बिस्किट छोड़कर कम खाद्य ही पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती तो कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती, यह समझने का उपाय नहीं, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आती और तब तक मुझसे सट कर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना न समाप्त हो जाता। कुछ चावल रोटी उसे भी चाहिए, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते तो वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरे ओर कूदती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर मेरे सामने या पीछे से छलांग लगाती, मेरे सिर के ऊपर से दूसरी तरफ निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता कि मेरे सर में चोट न लग जाए, परंतु वह इस प्रकार पैरों को सिकोड़े रहती और मेरे सिर से इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती।
भीतर आने पर वह मेरे पैरों पर अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठ जाने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करने के लिए मेरे सिर से ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी का स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब खेल में वे सारे तन्मय हो जाते तो वह अचानक से चौकड़ी भरकर भागती और वो सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर में पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे, टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालेपन की चमक आने लगी। ग्रीवा अधिक लचीली हो गई, पीठ में भराव, उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि से मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर की नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों से उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। 2-4 दिन सोना अपने सखी को ढूंढती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर वह चकित दृष्टि से गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई तो सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद करके चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के पास लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को तो बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने जाती। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े हो जाने पर, उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। मानो इस उपलक्ष्य में वह अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रहती। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास कम करती हूँ। मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसे स्थिति का बोध न था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण ग्रीष्मकाल समाप्त हो गया। लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चौकीदार चपरासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार देना नहीं चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम, परंतु उसे मारने वाले ज्यादा हैं। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण ही पालना पड़ रहा है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।